आज हम लोग चैपरॉन्स के बारे में देख रहे हैं। चैपरॉन्स के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये वैसे प्रोटीन का समूह है जिनका काम होता है कि प्रोटीन के फोल्डिंग को असिस्ट करना। प्रोटीन के फोल्डिंग को असिस्ट क्यों करें? क्योंकि कोई भी प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और एक स्पेसिफिक फंक्शन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई एक प्रोटीन है, उसका ऐसे स्ट्रक्चर 3 की तरह होगा, यह प्रोटीन फंक्शनल होगा। लेकिन अगर ये इस तरह का 3 हो जाए, ये फंक्शनल नहीं होगा। इसका मतलब होगा ये इसका नेटिव कॉन्फर्मेशन है और ये इसका डिफेक्टिव कॉन्फर्मेशन है, पहला। दूसरा क्या है कि अगर जब प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू होता है राइबोसोम पर, आपको याद होगा कि ये राइबोसोम है और इस राइबोसोम पर प्रोटीन बनना शुरू होता है। जैसे प्रोटीन बनना शुरू होता है, उसमें नेचुरल क्वाइलिंग होना शुरू हो जाता है, उसमें फोल्डिंग होना शुरू हो जाता है ना। वो ऑटोमेटिकली अपने अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के कारण ये काम होना शुरू हो जाता है। इसमें कहीं कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो खुद ब खुद इनका ये इस तरह का फोल्डिंग हो रहा है, इस तरह का फोल्डिंग हो रहा है, तो कभी मन में सवाल आता है कि ऐसे कैसे ये खुद ब खुद कर ले रहा है ना। इस तरह का जो खुद ब खुद जो बाय डिफॉल्ट ये अपने तरीके से फोल्डिंग करता है, इसके लिए इसमें अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं जो इस काम के लिए इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें फोर्स्ड फोल्डिंग करना होता है। फोर्स्ड फोल्डिंग मतलब क्या होता है? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स और स्पेसिफिक प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन्स हम अपने मन के अनुसार प्रोटीन में बदलाव कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं। तो कई बार सेल को इस स्तर से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं कैसे कहूं आपको कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं। एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन जब भी बनेगा तो इस तरह से इसका नेचुरल फोल्ड होगा। बट ये जो नेचुरल फोल्ड है इसका, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल फोल्ड, जिसके लिए कोई एनर्जी नहीं खर्च करना है, बट ये इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव है, करेक्ट। जब इसी नेचुरल फोल्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ऐसे, अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड फोल्ड। और मॉडिफाइड फोल्ड जो है ये है फंक्शनल। तो मन में एक प्रश्न तो उठ जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि इससे यह इस स्टेटस में आ गया। तब यहां देखते हैं क्या, यहां पर फोर्स्ड, मतलब यहां पर फोर्स्ड मॉडिफिकेशन हुआ है, फोल्डिंग हुआ है। और तब यहां पर कुछ इस तरह के हमें प्रोटीन्स दिखते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है, जो क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। और इस तरह के प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रोटीन्स को बोलते हैं हम लोग, ये वो प्रोटीन्स हैं जो असिस्ट करता है किसको? फोल्डिंग को। ठीक है ना। इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है प्रोटीन्स, या ये जो प्रोटीन्स हैं, ये सारे क्या है? फोल्डिंग असिस्टिंग प्रोटीन्स। और इसी का एक क्लास है जिसे बोला जाता है चैपेरोनेंस। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं चैपरोन्स या चैपरोन, अभी तो चैपरोन्स ही लिखते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, चैपरोन्स के बारे में, यह स्पेसिफिकली। और इस काम में कहते हैं कि इस पूरे तरह के जो ये फोर्स फोल्डिंग है, इस काम में हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। नीड्स, क्या क्या जरूरतें हैं हमें, कौन कौन सी चीज चाहिए? पहला, फोल्डिंग या अनफोल्डिंग प्रोटीन्स हमें चाहिए, पहला। प्रोटीन्स या एंजाइम्स लिख देते हैं भाई, एंजाइम्स चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? एटीपी, है ना, टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग दिस फोर्स्ड फोल्डिंग अनफोल्डिंग प्रोसेस।
करेक्ट। तो जब ये हमारे माइंड सेट में रहे कि जब हम अपने मन मुताबिक किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हैं, उसके फोल्ड में बदलाव करना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें दो चीजों की मदद की दरकार पड़ती है। और उसमें एक होता है वो प्रोटीन जो कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग काम में पार्टिसिपेट करता है, जो एंजाइम भी हो सकता है। और दूसरा, हमें एटीपी की जरूरत पड़ सकती है। अगर उस प्रोसेस में हमें एनर्जी देना पड़े तो वह एनर्जी का हम लोग उसको असिस्टेंस दे सके। ठीक है, तो ये जो है वह बेसिक इंफॉर्मेशन है इस तरह के असिस्टेड फोल्डिंग्स के लिए। ऐसे बहुत उदाहरण हमें अभी आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं और उनका हम लोग उपयोग भी देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, और अब जैसे कि मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं और अच्छे से एग्जांपल देखिएगा। देखिए, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है। क्या है ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है। ओके, और बाहर में राइबोसोम पर जो साइटोसोल है उसमें जो राइबोसोम है, उस राइबोसोम पर एक प्रोटीन बना। करेक्ट, तो हम इसको थोड़ा लिखते हैं। ये जो है वो क्या है, ER है। ये जो है अंदर का हिस्सा क्या है, ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये लाल सा क्या है, ये है राइबोसोम है। और यहां पर ये क्या है, ये फोल्डेड प्रोटीन है, पेप्टाइड है, पेप्टाइड है। अब हमारा जो पर्पस है वह यह पर्पस है, इसको हमको इसके अंदर में डालना है। ठीक है ना, अर्थात हमारा जो एम्बिशन है वो क्या एम्बिशन है, हमें इस फोल्डेड प्रोटीन को यहां अंदर में डालना है। क्यों अंदर में डालना है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या लिखते हैं, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, it is essential to transport it into the lumen of endoplasmic reticulum। हमारा पर्पस ये है कि हमें हर हाल में इस प्रोटीन को अंदर भेजना है। ठीक है, वी ऑल नो कि इसके लिए इसके मेम्ब्रेन में सर्टेन ट्रांसपोर्टर होंगे जो कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ेंगे, नो इश्यू। बट ये कैसे होगा, तो इसको लोग कहते हैं क्या कि ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन से पहले क्या जुड़ता है, इस प्रोटीन से पहले जुड़ता है कुछ ऐसे प्रोटीन जैसे कि जिसको हम लोग जैसे कि BIP। BIP का फुल फॉर्म होता है बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये BIP प्रोटीन इसके साथ जुड़ जाएगा और जैसे इसके साथ जुड़ जाएगा देन व्हाट विल हैपन, ये प्रोटीन इस तरह से एक सीधा प्रोटीन हो जाता है। अब ये जो सीधा, अभी तो फोल्डेड था, अब इसमें क्या है कि इस तरह का BIP जो है इसमें जुड़ा हुआ है ना, ये उन जगहों पर जुड़ा हुआ है जहां पर फोल्डिंग हो गया था। जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक वहां पर फोल्डिंग नहीं होगा और इस काम में इसको ATP भी चाहिए होता है। ATP भी साहब इसको मिल रहा है। अब क्या होगा, अब ये प्रोटीन जो है आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंदर में चला एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जब यह अंदर में चला जाएगा तो अंदर में जैसे ही जाता है यह प्रोटीन फिर से अपने किस कॉन्फॉर्मेशन में आता है, जिस कॉन्फॉर्मेशन में था उस कॉन्फॉर्मेशन में आता है। और सारे जो BIP प्रोटीन्स होते हैं, BIP प्रोटीन्स होते हैं, वो सभी के सभी BIP प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ बाहर से निकलते हैं और ये सारे BIP प्रोटीन्स फिर से कहाँ भेज दिया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये जो काम है, अगर ये काम नहीं हो तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन।
लेकिन हम ये चर्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करेंगे। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए आप समझें कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रोसेस को समझना। अब इसके दो जो जितने भी चैपरॉन्स होते हैं उसके 2 क्लासेस बनाए गए। ठीक है, पहला क्लास को बोला गया हीट शॉक प्रोटीन 70 class, that is called HSP 70। ठीक है ना, एक ये क्लास हो गया। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड चैपरोनिन्स। दूसरा जो है वह कौन सा क्लास है? वह है चैपरोनिन्स का क्लास। करेक्ट। तो 2 क्लास में इसको बांटा गया। एक क्लास है हीट शॉक प्रोटीन 70 क्लास और दूसरा जो है वो चैपरोनिन्स का क्लास है। तो सबसे पहला हमारा क्लास है वह है हीट शॉक प्रोटीन 70 क्लास। आपके मन में आएगा विचार, सर इसका नाम बड़ा यूनिक है, हीट शॉक प्रोटीन, है ना? हम सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हीट को रेसिस्ट करता है, हीट को रोकता है। तो आखिर क्यों वो हीट को रेसिस्ट कर सकता है? क्योंकि वह इस प्रकार से अपने केमिकल बॉन्डिंग में बदलाव करता है, उसके पैटर्न में, उसके फोल्डिंग में, वह ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके, रोक सके। और यदि वह ऐसा कर लेता है तो निश्चित रूप से ही हीट से वो क्या करेगा, अपने आप को बचा सकता है। इसका स्पष्ट मतलब है यह जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के लिए सबसे पहली बात आती है, ये जो होते हैं कि दे आर अबंडेंट इन हीट स्ट्रेस्ड सेल्स। वैसे सेल्स जिसको हीट से काफी स्ट्रेस होता है उसमें ये बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, जैसे HSP हीट शॉक प्रोटीन 70 जो है ये इसका मेजर है। तो क्या इसका रोल है? अगर आप रोल की बात करें, रोल ऑफ HSP 70 प्रोटीन, क्या रोल है इसका? अगर आप रोल की बात करें तो निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर हम लोग पता चलना शुरू होता है। पहला रोल, क्या रोल है भाई? ये रोकता है, ये प्रिवेंट्स किसको रोकता है? अनवांटेड क्लम्पिंग किसका? ऑफ अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स। सब क्या कह रहा है? हम लोग हमेशा समझते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो हमको समझ में आता है? क्या हम उसका एक फोटोग्राफ अपने दिमाग में समझ पाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल समझ पाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है जो कि अनफोल्डेड है, ठीक है, एक दूसरा प्रोटीन भी है वो भी अनफोल्डेड है, एक तीसरा प्रोटीन भी है वह अनफोल्डेड है। इन सब के बीच में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं। प्रोटीन्स में क्या होते हैं, है ना, कि प्रोटीन्स हैव न्यूमरस हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज। अब देखो, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज के बारे में जानते हैं? बोलते हैं हाँ सर, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मेथिओनिन। सर ये 7 अमाइनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज कहलाते हैं। और इनके पास क्या होता है? दे हैव strong tendency to make stable hydrophobic interaction।
इंटरैक्शंस। क्या कह रहा है? ये जो है वो आपस में बहुत ही स्टेबल हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस कर सकते हैं, है ना? इनमें एक कैपेसिटी होती है। उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर इस तरह का हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन करते हैं, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये हो गया कि अनफोल्डेड proteins clump cannot be folded properly, and therefore a major defect can be seen in the cell. रिजल्ट क्या होगा कि अगर ये इस तरह का आपस में ही घिचपिच कर लिया, है ना? सोचो मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि आपस में ऐसे एक हाइड्रोफोबिक बना लिया, ये इधर से हाइड्रोफोबिक बना लिया, ये इससे हाइड्रोफोबिक बना लिया, इससे उसके बाद भाई साहब क्या होगा? ये कभी भी प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाएगा। और सेल में अगर इस तरह का मिसफोल्डेड प्रोटीन्स रहना शुरू हो जाए तो सेल तो एकदम थ्रेट में आ जाएगा भाई। सेल तो मतलब उसकी तो मुसीबत बढ़ जाएगी, है ना? वो तो एकदम तबाह हो जाएगा, वो तो बीमार पड़ सकता है, डैमेज हो सकता है सेल। तो इसका काम है जो ए में लिखा हुआ है, इट प्रिवेंट्स अनवांटेड क्लम्पिंग, है ना? अनवांटेड क्लम्पिंग ऑफ अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है। सेकेंड जब आता है पॉइंट टू में क्या आता है कि और दूसरा बी में क्या काम कहेंगे हम लोग? बी में क्या काम कहेंगे? हम लोग कहते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स प्रोटीन्स अगेंस्ट द डीनेचुरेशन बाय हीट। ये तो हम पहले ही बोल दिए, इनका नाम ही है हीट शॉक प्रोटीन। भाई बताओ हमें कोई कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन प्रोटीन, है ना? कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन प्रोटीन, तब जब व्हेन इट एक्सीड्स 70 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? आंसर चाहता है लोग। हम लोग देखा क्या कि प्रोटीन डीनेचर्स, है ना? और क्लॉट, जम जाता है प्रोटीन। अंडा कैसे जम जाता है ना? हीट करते हैं तो क्या होता है? अंडा जम जाता है। तो आप समझे कि ये डीनेचर्ड हो गया, है ना? और ये जो है हीट शॉक प्रोटीन क्या करता है? इस तरह के डीनेचुरेशन से इसको रोकता है। ठीक है। इसके अलावा अभी तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा है। तो जो थर्ड जो सी की बात होगी, वह सी क्या कहेगा? सी कहता है it also prevents the folding of proteins synthesized in the cells in the cytosol and have to be transported. कहां ट्रांसपोर्ट करना है भाई? transported into the vesicles like lumen of endoplasmic reticulum. अगर आपको ये काम करवाना है तो आपको वहां पर ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे अनफोल्ड करने वाले या फोल्ड करने वाले प्रोटीन्स चाहिए। डी में क्या कहता है? डी में क्या कहता है? तो कहता है कि डी में आप समझे इसे कि टू गेट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगर आपको क्वाड्रेटिक प्रोटीन्स करना है तो जो चैपरोन्स है, चैपरोन्स में प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है।
अगर आप क्लास 1 HSP70 की बात करते हैं तो ये क्या क्या कर सकता है? हम लोग कहते हैं कि पहला, ये तो रोक सकता है किस चीज को, अनवांटेड क्लम्पिंग को रोक सकता है, बढ़िया भाई। फिर कहता है कि इट कैन प्रोटेक्ट्स प्रोटीन अगेंस्ट हीट डीनेचुरेशन। फिर ये कहता है कि अगर सेल के अंदर इधर उधर जाना हो प्रोटीन को तो उसके इस तरह के फोल्ड को रोक सकता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा था एग्जाम्पल। साथ ही साथ ये कहता है कि भाई अगर हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लेना तो भी हमें इनकी मदद की जरूरत पड़ती है, इनके मदद के बिना ये काम कई बार संभव नहीं हो पाता है। अर्थात स्पष्ट है कि फोल्डिंग प्रोटीन्स का सेल के मेटाबॉलिज्म पर, सेल के काम करने के तरीके पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये अच्छी बात है, मैं इसे मिटा रहा हूं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखना अभी, है ना, हमें एक एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या देखना है कि फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, इन ई कोलाई हो गया भाई, बैक्टीरिया हो गया, विद द हेल्प ऑफ चैपरॉन्स की मदद से हमें एक फोल्डिंग को कंडक्ट करना है। और ये फोल्डिंग हमें किस में कंडक्ट करना है? तो हमें ये ई कोलाई में कंडक्ट करना है, मतलब हमें प्रोकैरियोटिक फॉर्म में कंडक्ट करना है। कोई इश्यू नहीं है, इट इज इजी टू वर्क, कोई झंझट भी नहीं है। हमें से एक उसको डायग्राम भी बनाएंगे और डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। अब आइए कुछ प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पर पहले चर्चा करें। इस क्रम में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ना? नीड्स, क्या नीड्स हैं? हमें चाहिए GRPE। तो क्या है GRPE? इसे कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। क्या ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर? आपके मन में आएगा सर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो आप सोचिए कि यहां पर न्यूक्लियोटाइड का क्या सेंस है, किसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं? मैं अगर आपको एक ब्रीफ जानकारी दूं तो क्या एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड? क्वेश्चन, सवाल, क्वेश्चन मार्क, यस और नो? आंसर इज yes, 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 it is a nucleotide. Another question, ADP is a nucleotide? Yes or no? Answer yes, 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 हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड है। What does it mean nucleotide exchange factor? है ना, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इस हाथ लो उस हाथ दो बाबा। अब सोचो एक प्रोटीन है ये, है ना, इस प्रोटीन की खास खास बात क्या है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है और वहां पर जो है ना एटीपी है। क्या है? एटीपी है, ठीक है, इसमें एटीपी है। बढ़िया बात है भाई। अब क्या है कि इस एटीपी से वो हटाकर एडीपी लगाना है। तो यहां क्या हो रहा है? यहां एटीपी बाहर आ जा रहा है। देखिए ये एटीपी है, एटीपी, ठीक है ना, ये आ गया बाहर। ओके, और ठीक उसी वक्त इसके जगह पर किसको रिप्लेस किया गया? इसके जगह पर किसको रखा गया? इसके जगह पर रखा गया एडीपी को। किसको रखा गया? एडीपी को। ओके, ये है एडीपी। अब जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? ये प्रोटीन, ओके,
और उसमें क्या जुड़ रहा है भाई? उसमें जुड़ रहा है ADP। आप गौर करें, इसमें क्या आपने देखा? इसमें एक्सचेंज हुआ है। किसको किसने एक्सचेंज किया? हम बोलेंगे ATP को ADP ने एक्सचेंज किया है। ये प्रोसेस उलट भी सकता है कि ADP को कौन से एक्सचेंज कर ले? ATP। तो GRP इज अ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसके अलावा इसमें जो दूसरा फैक्टर यूज किया गया, जो नीड्स हमारे हैं सेकेंड, वो उसका नाम है DNAJ एंड DNAK प्रोटीन्स। लीजिए साहब, अब DNAJ और DNAK क्या है ये, है ना? तो हम लोग कहते हैं कि DNAJ और DNAK जो है, इसमें बड़ी खास बात है, ठीक है ना? जैसे DNAK हैज अ न्यूक्लियोटाइड, लाइक अगर हम बोले ATP और ADP, दोनों में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड इसमें रहना चाहिए। यह है DNAK का। और व्हाट अबाउट द DNAJ? तो DNAJ stimulates hydrolysis of ATP. Okay, stimulates हम थोड़ा सा इसको और बताएं, stimulates DNAK to induce hydrolysis of ATP. ओके, DNAJ जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है? हम लोग कहते हैं DNAJ जो है यह स्टिमुलेट करता है DNAK को। क्या करने के लिए? हाइड्रोलिसिस करने के लिए। ओके, DNAK के पास क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड इसके पास जुड़ा हुआ, जैसे हम लाइक इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इट इज DNAK। यह क्या है? DNAK है। तो अब इसको कैसे एक बैक्टीरिया अपने पर्पस के लिए यूज करता है और कैसे मनपसंद फोल्डिंग को प्राप्त करता है ना, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जो कि अगले क्लास में रखेंगे हम लोग। इस टॉपिक में DNAK जो है इज होमोलोगस टू, किसके होमोलोगस है? HSP70 and DNAJ is homologous to HSP40 proteins. Of eukaryotes. कैसे ये काम करता है, ये हम लोग